आप मदरसे से हटे क्यों थे, वजह क्या थी। और उन्होंने ये भी बताया था कि आप अपने मदरसे की छत पे से 3 मंजिल वहां से कूद गए थे नीचे। सुसाइड अटेम्प्ट। हाँ, की तो थी। आपकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहा है? जब मेरा रिश्ता लगा था, मंगनी हुई थी। आजकल छोटी छोटी बातों में ना लोग बाग ब्रेकअप के ऊपर, लड़की के ऊपर सुसाइड कर लेते हैं, या फिर घर में कुछ क्लेश हो गया, कुछ हो गया, सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। मैंने भी करी है गलती, लेकिन उस टाइम में बहुत छोटा था। और फिर दूसरा, मेरे को मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा टॉर्चर करा जा रहा था, और मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। Hi guys, this is Zuhan Qureshi and he is my partner Huzaif Ansari and welcome back to my YouTube channel The Local Podcast Show। और आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही अजीज मेरे दोस्त जिनका नाम है मोहम्मद नाशिद। आइए हम आपको उनसे मिलाते हैं। और नाशिद भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है। बाकी सब तुम्हें पता ही है। बाकी तुम्हारी जो ऑडियंस है, इनको ही बताना सब कुछ। पूछेंगे भाई, पूछेंगे। इनके लायक भी सवाल पूछेंगे। देखते हैं कितने बता पाएंगे, कितने नहीं बता पाएंगे। जितने हो सकेंगे उतने बता देंगे। ये तो सवाल होने के बाद पता लगेगा ना भाई। तो नाशिद भाई, कैसा लग रहा है शो पे आके? बढ़िया लग रहा है भाई। सेटअप कैसा लगा? नई शुरुआत है। सेटअप नई शुरुआत के हिसाब से बहुत अच्छा सेटअप है। अच्छा लगा देख के। बस आप लोग का साथ चाहिए और सपोर्ट चाहिए, जो कि भरपूर चाहिए। वो तो है और हमेशा रहेगा उम्मीद भी है। इंशाल्लाह। तो नाशिद भाई, व्हाट अबाउट योर लाइफ? कैसा चल रहा है लाइफ में सब फिलहाल? तो अल्लाह का शुक्र एहसान है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। अच्छा ही चल रहा है इस टाइम तो अच्छा ही चल रहा है, सब सही है। अल्लाह अच्छा रखे। तो नाशिद भाई, पहला सवाल था, स्कूल लाइफ कैसी रही? भाई स्कूल लाइफ तो पहले तो बहुत छोटी रही, क्योंकि सिर्फ मैंने 5 क्लासें ही पढ़ी है। सिर्फ 5 लाख? हाँ भाई, सिर्फ 5 क्लासें ही ये तो बहुत कम है यार। हाँ मालूम है कम है, लेकिन फैमिली के अंदर और थोड़ा सा घरेलू जो थोड़ी सी परेशानियां होती हैं फाइनेंशियली, उस चक्कर में सिर्फ मैंने 5 क्लासें ही पढ़ पाया। तब के माँ बाप ने बहुत कोशिश करी मैं आगे पढ़ लूँ, लेकिन पढ़ नहीं पाया मैं आगे। परेशानियां जैसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? व्यूअर्स भी देख। परेशानियां यही थी, मतलब कि जैसे अम्मी ने मेरा जो एडमिशन करवाया था वो प्राइवेट स्कूल में ही कराया था शुरू से, कि उनका दिमाग में ये था कि इसकी बेस मजबूत हो जाएगी, उसके बाद हम इसको सरकारी में जो है इसका ट्रांसफर कर देंगे हम 5 क्लास के बाद। तो 5 क्लास उन्होंने प्राइवेट, उसकी फीस वगैरह वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता था उनके लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं से कैसे करके वो कर दिया करते थे। कैसे भी करके मेहनत करके, या फिर अम्मी हमारी जो थी वो सिलाई वगैरह करती थी, उन उससे पैसे जोड़ती थी, मेरे स्कूल का खर्चा, फीस का खर्चा, सब चीज़ें करती थी। वो 5 क्लासें पढ़ी मैंने वहां तक, तो उन्होंने सोचा अब हम इसको जो है सरकारी में डालेंगे। सरकारी के लिए स्कूल उन्होंने ढूंढा, सब चीज़ें करी, तो बहरहाल उसमें एडमिशन मेरा हो नहीं पाया, तो मेरा 1 साल खराब होता वो। तो हमारे नाना ने बोला इसको जो है मदरसे डाल देते हैं, 1 साल खराब होगा, वैसे इतना शरारती है, जो है वो भी बिगड़ जाएगा। तो फिर मेरे को इन्होंने मदरसे डाल दिया था हिफ्ज के लिए, कुरान हिफ्ज के लिए। तो इस वजह से मेरी पढ़ाई वहीं पे ख़त्म हो गई। ये था। नाशिद भाई, जैसे आपने बताया कि काफ़ी कश्मकश करके आपकी मम्मी ने काफ़ी कोशिश करी पढ़ाने की, प्राइवेट स्कूल में भी डाला। तो जब जैसे स्कूल छोड़ा, या बुरा नहीं लगा, या सोचा नहीं कि मम्मी कितना स्ट्रगल कर रही हैं, पढ़ना चाहिए मुझे, या कोशिश करनी चाहिए थी? कोशिश थी माशाल्लाह, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था मैं, 5 क्लासें पढ़ी है, लेकिन स्कूल में भी फंक्शंस वगैरह में या फिर कोई भी कंपटीशन के अंदर और अपनी क्लास में भी फर्स्ट या सेकंड मेरी यही पोजीशन रहती थी। पढ़ने का शौक तो नहीं था उस टाइम पे, लेकिन चाहे शरारतें करके या कैसे भी करके पढ़ाई अच्छी चल रही थी, और मेरा भी था कि हाँ पढ़ लेंगे कर लेंगे। लेकिन वो जो सिचुएशन थी ना, उस सिचुएशन में ऐसा था, ना तो मैं ये चाहता था कि मैं मदरसे जाऊं या स्कूल छोड़ दूं, ना मेरे घर वाले चाहते थे। वो अल्लाह की तरफ से ही थी, क्योंकि वो जो सरकारी स्कूल में एक एडमिशन हो भी रहा था, उसके लिए उन्होंने डोनेशन मांगी थी, 15-20-25 हज़ार के करीब इतनी डोनेशन मांगी थी उस टाइम में 15-20 हज़ार? हाँ, क्योंकि वो
दरियागंज में ही वो एक स्कूल था, नाम मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन काफी अच्छा स्कूल था वो, प्राइवेट वाली फैसिलिटीज थी उसके अंदर। हाँ था वो गवर्नमेंट, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से और सारी चीजों के हिसाब से काफी बेहतर था वो। तो उस टाइम पे इतनी डोनेशन मांगी गई थी, जैसे कि मैंने बताया हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं, तो कहीं ना कहीं से उधार या फिर कैसे भी करके घर वालों ने अरेंजमेंट कर दी उस चीज की। लेकिन उसके एक दिन पहले ही अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट की वजह से जो पैसे डोनेशन में देने थे वो खर्च हो गए वहां पे। और अब अच्छा, स्कूल की भागम दौड़ी सारी चीजें वो अम्मी ही करती थी, और क्योंकि पापा ने कभी स्कूल पढ़ा नहीं, वो शुरू से ही काम में लगे रही, और उनको एक झिझक भी होती थी सामने वाले से बात करते में या फिर किसी से मिलते में, उनको जो है थोड़ी झिझक होती थी, तो स्कूल का या किसी भी चीज का अम्मी ही देखती थी। बेसिक सी बात है कि हम पढ़े लिखे हो, कोई हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो उसके आगे नहीं वही बोलेगा। बात थी। तो अब अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, सब उनमें लग गए, 15-20 दिन वो सब खत्म हो गया। अम्मी को फिक्र हुई कि मेरे बच्चे की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, मेरे को करना चाहिए कुछ। तो फिर अपनी ही उसी कंडीशन में, जब थोड़ा सा नॉर्मल उनका पैर वैर थोड़ा सही हो गया, उसी कंडीशन में वो गई, उन्होंने बात करने की कोशिश करी। तो जो जिस सीट पे मेरे को मिल रही थी वो उसने किसी और को दी थी स्कूल वालों ने। तो वो स्कूल की टाइमिंग पूरी खत्म हो चुकी थी कि अब मेरा कहीं और एडमिशन हो नहीं सकता। तो 1 साल मेरा खराब होना हो गया। ना घर वालों ने ये सोचा था कि ऐसा हो, पढ़ाई छूट जाए मेरी, ना मैंने सोचा था। वो अल्लाह की तरफ से ही था। मतलब कोशिश और चाहत पूरी थी, चाहत मगर पूरी थी। डेस्टिनी को मंजूर नहीं था, हाँ, वो ऐसे ही किस्मत में नहीं था उस साल। तो उस टाइम नाना ने बोला कि अब इसका 1 साल खराब हो गए, बिगड़ जाएगा, बाहर घूमेगा फिरेगा, ये सब करेगा। तो उन्होंने ये सोचा 1 साल के लिए इसको हम मदरसे डाल देते, और मदरसे भी आस पास नहीं, वहीं रहना था मेरे को, दूर था काफी। जिंदगी को हम अपने तरीके से घुमाना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं अपने हिसाब से खुद ब खुद लाके वहीं खड़ा कर देती है जहाँ उसे पहुंचाना है। सही बात है। नाशिद भाई, मदरसे से आप हटे क्यों थे? मैंने सुना है कि आप व्यूवर्स ने ही पूछा है, ये आपसे पूछने के लिए बोला था कि ये पूछिएगा जरूर। और पूछा किसने है? मोहम्मद फिरोज। उन्होंने पूछा था कि आप मदरसे से हटे क्यों थे, वजह क्या थी। और उन्होंने ये भी बताया था कि आप अपने मदरसे की छत पे से 3 मंजिल वहां से कूद गए थे नीचे, सुसाइड अटेम्प्ट। हाँ, की तो थी। सुसाइड अटेम्प्ट? भाई क्या एज रही होगी? एज उस टाइम 12 साल की। इस एज में तो कोई टेंशन नहीं होती, तो सुसाइड का क्या थॉट आता है? सुसाइड का थॉट ये था उसमें कि जैसे मैंने बताया, मैं शरारती था पढ़ाई लिखाई में। अब हमारे जैसे आपको मालूम है, पुरानी दिल्ली के हमारा खाना पीना, माहौल, हंसी मजाक, सारी चीजें, एक शोशा होता है, पहनने ओढ़ने का शौक होता है, सारी चीजें होती हैं। जब मैं मदरसे मेरे को भेज दिया गया, तो वो सब चीजें मेरे लिए बहुत नई थी। और वहाँ पे जो हमारे कारी साहब थे पढ़ाने वाले, या फिर जितने भी वहाँ के पढ़ाते थे मौलवी साहब थे, और बच्चे जो भी थे, सारे जो है मेवाती थे, गाँव के थे। उनका रहन सहन, उनकी बोली, उनका बात करने का तरीका, सारी चीजें बहुत अलग थी मेरे लिए, बहुत नया था ये सब चीजें। घर से मैं पहली बार इतनी दूर। अच्छा, हाँ। दिल्ली से ही बाहर भेज दिया था? नहीं, दिल्ली था तो वो दिल्ली में, सादिक नगर, चिराग दिल्ली की तरफ। लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत नया था ना। मैं तो अपने घर से नानी के घर तक भी, जबकि 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, अकेला नहीं जाता था उस टाइम पे, किसी के साथ ही जाता था। लेकिन इतनी दूर में अकेला चला गया, और फिर वहां रहना था। तो 1 महीना तो मैं रोता ही रहा। पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ थी नहीं, बस रोता ही रहा घर को याद करके। वही वाली बात है। अच्छा, जब मैं गया था तो यहाँ से रोता हुआ नहीं गया था, मैं ये खुशी से गया था कि अब जो है वहां पे पढ़ना नहीं पड़ेगा, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ट्यूशन की भी छुट्टी, और अम्मी की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी, वहां से आराम से रहूंगा, ये सब माइंड में था मेरे। और जब मैं वहां चला गया, मेरे पेपर वगैरह वहां हो गए, दाखिला हो गया मेरा मदरसे के अंदर, नाना मेरे को लेके गए थे छोड़ने के लिए। और जब मेरा दाखिला वहां हो गया, उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि अब मेरे को यहाँ रहना है। और जब नाना मेरे को छोड़कर वहां से जाने लगे, और जब मैं जीने पे खड़े होकर देख रहा था, मेरे को एहसास हो गया था कि मेरी लाइफ बहुत जो है कठिन होने वाली है यहाँ पे। और मैं वहीं पे जो वहां से जो रोना स्टार्ट करा, पूरे 1 महीने मैंने ना पढ़ाई करी ना कुछ करी, बस रोया हूँ। सो गया, रो लिया, और उठा, फिर घर की याद आई, रोने लगा। खाना खाया, खाना खाते में, अच्छा, वहां का खाना खैर ऐसा था, बिल्कुल दाल अगर होगी तो दाल होगी बिल्कुल पानी। 1 किलो दाल के अंदर 30 बच्चे होते थे हम, दाल पानी, मतलब फिर वो खैर
वो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वहां पे भी, मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, तो ये तो एक क्या नाम है, ये तो जिहाद है। लेकिन उस टाइम में बच्चा था, उस टाइम इतना मेरे को नहीं आता, क्योंकि घर के खाने हमारे आप लोगों तुमको पता ही है कैसे होते हैं। तो वहां पे सारी चीज का जो है एहसास होता था कि यार घर पे होना चाहिए, घर पे होना चाहिए। अच्छा, जुहान भाई ने जो सवाल पूछा था कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करा, तो मैं 3 साल रहा हूँ मदरसे के अंदर, 3 साल मैंने गुजारे हैं। जब 6 महीने 7 महीने बाद मेरा दिल लगने लगा था वहां पे, तो सारी चीजें। लेकिन आप वो कह लो कि वहां के जो मेवाती थे बच्चे, सारे गांव गांव के थे, मैं दिल्ली का था तो मैं अलग दिखता था सब में। तो उनमें एक ना हसद कह लो या फिर एक जलन कह लो, एक वो रहती थी कि यार ये थोड़ा सा उनमें यूनिटी थी, मैं अलग था उनसे। हाँ, ये हट के ये बंदा। तो मेरी एक तो दोस्ती नहीं होती थी किसी से। फिर दूसरी चीज, अगर दोस्ती हो भी जाती थी तो उसमें क्या होता था, जो मतलब साथ के होते थे उसके, मतलब जैसे सारे मेवाती हैं उनको, सारे गांव के, तो उनकी ज्यादा पड़ती थी, मैं बिल्कुल अकेला ही रहता था वहां पे। तो वो अकेलापन मेरे को बहुत खा रहा था। और फिर दूसरी चीज क्या नाम है, वहां पे मेरे साथ में वो क्या नाम है, टॉर्चर वगैरह भी होने लगा था बहुत ज्यादा। अब मेरे से किलसते थे, तो अब यकीन मानो कि क्या नाम है, हम सुबह ही उठ जाते थे फजर से भी पहले, और फजर के बाद 7 बजे हमें नाश्ता मिलता था करने के लिए। चने मिलते थे और दूध का गिलास मिलता था एक, जिसके अंदर मतलब पानी ही होता था, वो दूध क्या होता था, पानी ही होता था गर्म। बस दूध थोड़ा सा, 1-2 किलो दूध में 2 बाल्टी पानी डाल दिया करते थे वो, तो वो मिलता था। अब सुबह से भूखे, और फिर खाना मिलेगा 2-3 बजे, और हमारे पास फिर खाने के लिए नहीं है। तो इतना वो होने लगा था, इतना चिढ़ने लगे थे मुझसे वो सब, कि जैसे पहले चने ले लिए हमने, बैठ गए दस्तरखान पे, अब दूध का नंबर बाद में आएगा। तो जब मैं दूध लेने गया हूँ तो पता चल रहा है मेरी प्लेट में से चने गायब है। दूध रखा तो ठोकर मार के दूध फेंक दिया। तो अब भूखा हूं मैं, अब वो कोई खिला भी नहीं सकता। तो ये सारी चीजें होने लग रही थी। वहां पे ड्यूटी मिलती थी, बर्तन धोने की, कपड़े धोने की ड्यूटी मिलती थी, खाना बनाने की ड्यूटी मिलती थी। तो उसमें बहुत परेशान करते थे मेरे कपड़े। मैं कपड़े धो के अपने, अच्छा घर में कुछ करा ही नहीं, वहां जाके सब कुछ अपना खुद करना पड़ता था। मैं कपड़े धोता था, सुखाए, फैला दिए, चला गया, आता हूँ तो जमीन पे पड़े हुए गंदे हो गए, पता नहीं किसने करा। तो मतलब इस तरीके से मेरे को मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर करा जा रहा था। अच्छा, उसका मसला भी, उनका मकसद यही था कि भाई, जैसे मैं छोटा था, बड़े बच्चे होते थे वहां पे, वो रोब जमाते थे कि भाई तुझसे क्या है ना, मेरा गिलास लिया, मेरी प्लेट तू धो दे। अब भाई हम भी दिल्ली के, सुनते हैं नहीं किसी की, अकड़ मकड़ वही थी। इसी चक्कर में झगड़े भी बहुत हुए, कई बार झगड़े हुए वहां पे। लेकिन उनकी यूनिटी थी। मैं घर पे भी आके शिकायत करता था, कई बार मैं भाग कर आ गया, मैं घर पे आके शिकायत करता था अम्मी से, भाई मेरे साथ इस तरीके से होता है, वो मेरे को मारते हैं, मेरा झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। घर वाले वापस छोड़ जाते थे वो। अच्छा, कारी साहब से वो कहते थे कि जी इन्होंने इस तरीके से ऐसे ऐसे। अब भाई सारे झूठे नहीं, मतलब हर जगह से मैं ही गलत हो जाता था वहां पे, और मैं ही झूठा हो जाता था। घर वाले कहते थे इसको पढ़ना नहीं है, इस वजह से बहाने लगा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसके साथ में। एक बार तो मेरा हाथ ही तोड़ दिया था एक बंदे ने, मेरे पलस्तर भी रहा उसी पलस्तर के अंदर। मैं वहीं रहा हूँ मदरसे में, पूरे एक हाथ में पलस्तर था और मदरसे में ही रहा हूँ मैं, पलस्तर वलस्तर सब कटा है। आखिरी चीज जो हुई, जो मैंने, जो इनका मेन क्वेश्चन था जुआन भाई का, कि सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करा मैंने मैं मतलब घर से भाग के, जब मेरा पलस्तर कटी गया था, तो ये सारी चीजें मतलब चली रही थी, मैं बर्दाश्त कर लिया करता था, मैंने घर वाले भी नहीं सुन रहा है। तो एक बार मेरे को एक लड़के ने बहुत मारा, वो भी किस बात पे, कि मैं छत पे, एक मदरसे की जो छत थी वहां पे एक तखत था, तो मैं वहां बैठा हुआ था। तो उसने कहा वो खड़ा हो यहाँ से, मैं बैठूंगा। तो मैंने कहा भाई बैठ जाओ, इधर बैठ जा। तो इस बात पे उससे मेरी जो है बेसंबासी हो गई। तो उस वो बड़ा लड़का था, मैं भी अपनी अकड़ में रहता था, तो उसने मेरा पैर घसीट के मेरे को नीचे फेंक दिया। फेंकने के बाद फिर मैंने उसको धक्का मुक्की हुई, तो उसने, जाहिर सी बात है मेरे में इतनी ताकत तो थी नहीं, लड़ने का जज्बा तो था लेकिन ताकत नहीं थी। उसने मेरे को मारा, मैं उसकी मुकाबला कर नहीं पाया। तो वो बहुत मेरे को, मतलब मैं कुछ कर भी नहीं रहा। मेरे यकीन मानना, जब मेरा हिफ्ज मेरा शुरू हुआ था तो मैं 1 से 2 वर्खे में याद कर लिया करता था। लेकिन मेरा मेंटल स्टेट ऐसा हो गया था भाई कि मैं 2 लाइनें भी याद नहीं कर पा रहा था। अच्छा, 2 सबक याद नहीं हो रहा, मैं कारी साहब से भी पिट रहा हूँ, खाने को नहीं मिल रहा, खाना छीन लिया जाता है,
मदरसे के अंदर, वो जो रैगिंग होती थी मेरी। अच्छा, मैं किसी से बात नहीं कर रहा, अकेला घूम रहा हूँ, तो मेरे को पोक करा जाता है, उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं, मारा पीटा जाता है। तो मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया था, मैं घर भाग कर आया, मैंने घर पे बताया, मैंने भाई ऐसा ऐसा होता है। घर वाले यार सुनते ही नहीं थे। घर वालों को लगता था ये बहाना है इसका, ये घर पे आना चाहता है, इसको पढ़ना नहीं है। आखिरी बार मैंने अपनी अम्मी से जब इतना डिप्रेस हो गया था ना, मैंने अपनी अम्मी से कहा था, अम्मी अगर अब के तुमने मेरे को वहां भेजा तो मैं जिंदा नहीं आऊंगा फिर वहां से। मैंने ये बोल दिया था। लेकिन अम्मी को एहसास हुआ इस चीज का कि नाना से उन्होंने कहा अब्बू इस तरीके से ये ऐसा ऐसा कह रहा है। नाना ने उनको समझा के अगले दिन मेरे को वापस वो ले गए। वहां जाने के बाद वो जिस लड़के से मेरी लड़ाई हुई थी वो आया मेरे पास। उसने बोला क्या कर लिया तूने, क्या कर लिया, तू ऐसे ही पिटेगा और तू ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। अगर रहना है तमीज में तो हम जो कहते हैं ना हमारा काम करा कर, मेरे कपड़े धो दियो कल उठ के। रात में उसने मुझसे वाली बात बोली। अब मैं बहुत टूट चुका था इस मौके पे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, और घर पे जाऊं घर वाले नहीं सुनते, कहाँ जाऊं। तो मेरे दिमाग में था भाई मैं खत्म ही कर दूं खुद को। मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से टॉर्चर हो चुके थे। बहुत ज्यादा। तो रात में मेरे को छोड़ी आए थे, मगर फजर की मैं पूरी रात सोया नहीं दिमाग में। और इतना सा भी खौफ नहीं था मेरे को मौत का उस टाइम। फजर की अजान हुई, सब बच्चे उठते हैं, सब नमाज पढ़ने के लिए नीचे जाते हैं। हम क्योंकि दूसरी पे थे, नीचे पहली मंजिल पे नमाज होती थी, तो सब बच्चे उठ गए, नीचे चले गए। किसी ने मेरे को उठाया नहीं क्योंकि मैं रात को ही आया था। तो सब नीचे चले गए, कारी साहब वगैरह सब चले गए, मैं लेटा रहा वहीं पे। फिर मैंने देखा कोई नहीं है, उठा मैं बिस्तर से अपने। फिर पता नहीं क्या दिल में आया, मैं छत पे चला गया। छत पे जाने के बाद वो जो मैंने बताया तखत था, तखत के बाद बाउंड्री थी, तीसरी मंजिल की छत थी वो। अच्छा, छत के पीछे ना वॉलीबॉल का ग्राउंड था, पूरा पार्क था छत के मदरसे के बराबर में ही। तो मैं छत से झांकने लगा, तो मेरे दिल में पता नहीं ये बात आई कि मैं अपने आप को, मैं नहीं रह सकता भाई यहाँ पे, मैं या तो खत्म कर दूं खुद को ही, किस्सा ही खत्म कर दूं। तो पता नहीं क्या, अल्लाह ही बेहतर जाने क्या था उस टाइम मेरे दिल में या दिमाग में। मैं बाउंड्री पे बैठ गया, छत की जो बाउंड्री होती है उस पर बैठ गया और बैठ के, लेकिन अब मैं जैसे बैठ जाता हूँ छत पे तो एक दिल में खौफ होता है गिर ना जाए। लेकिन मैं बाउंड्री पे पैर उधर की तरफ करके मैं बैठा हुआ था और मेरे दिल में इतना सा भी खौफ नहीं था कि मैं अगर यहाँ से गिरूंगा मैं मर जाऊंगा या फिर हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी नहीं। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने बस अपने हाथ बाउंड्री पे रखे और अपने आप को खाली वजन अपने हाथों पे रख लिया, और बाउंड्री में पूरी छत से जो है नीचे था, खाली मेरे हाथों से मैं रुका हुआ था। फिर मैंने जो है हाथ छोड़ दिए वो, और मैं तीसरी मंजिल से धड़ाम करके नीचे गिरा। मैं तो बेहोश, मैं जब गिर ही रहा था जब भी बेहोश हो गया था मैं। तो जब बाद में वो जो खाना किचन ऊपर ही था छत पे, तो मैं काफी देर तक तो पड़ा रहा, मैं होश में भी आया था। और मैंने ऊपर मतलब मैं होश में आया, थोड़ा सा मेरी आंखें खुली, मैंने देखा कि हाँ मैं नीचे हूँ जमीन पे। फिर भी होश हो गया। फिर मैं होश में जब आया, जब ऊपर से किसी एक बच्चे ने आवाज लगाई मेरे को, नाशीद नाशीद करके, तो उसकी आवाज से या फिर होश में आया मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने अपना हाथ बढ़ाया और मैं वापस भी होश हो गया। थोड़ी देर में उनने बताया होगा जाहिर सी बात है नीचे जाके सबको कि भाई ऐसे ऐसे नाशिद गिर गया या फिर इस तरीके से वो वहां पे पड़ा हुआ है। तो सारे मदरसे के जितने भी बड़े कारी साहब वगैरह जो भी थे सब भागे हुए आए, उन्होंने मेरे को उठाया, उठा के मेरे को वापस मदरसे। अच्छा, वहां पे जो वो जो एरिया था वहां पे सारे हिंदू ही रहते थे, मतलब मोमडन इसने थे ही नहीं, बस वो एक वाहिद मदरसा था वहां पे। और सारा पूरी सोसाइटी वगैरह हाई सोसाइटी थी वो सारे जो है सारे। तो उनको थोड़ा ये भी था कि यार मदरसे की रेपुटेशन खराब होगी, खुदा ना खास्ता ये बार बात चली गई तो ये इंक्वायरी हो जाए, पुलिस कंप्लेंट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो उनको थोड़ा सा वो भी था। तो फिर मेरे को लेकर आए। बस अल्लाह का करम मान लो या कुछ भी मान लो तुम, मेरे एक खरोच नहीं थी पूरे जिस्म पे कहीं पे भी। ले आए मदरसे के अंदर बिठाया। अब उन्होंने चेक करा मेरे को, तो मेरे को हंसी आती है। उन्होंने बोला पागल बना रहा है, पागल बना रहा है, गड्ढा खोद के खुद लेट गया, हम चूतियां हैं, मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला मेरे से। हम पागल हैं, गड्ढा खोद के, तेरे कहीं खरोच नहीं है, कुछ नहीं है, गड्ढा खोद के। मैंने गड्ढा कह रहा इतना गड्ढा कर रखा है तूने, और वहां पे लेट गया जाके। यानी कि मतलब इतना इम्पैक्ट था मेरे गिरने का, जहां पे मैं गिरा था वहां गड्ढा हो गया था, क्योंकि वो जमीन मिट्टी की थी, वॉलीबॉल का ग्राउंड था जहां पे मैं गिरा था। अच्छा, इनको यकीन नहीं हो रहा किसी को, क्योंकि मेरे कहीं खरोच नहीं थी। उन्होंने कहा खड़ा हो। अब जब मैं खड़ा हो तो अपने पैरों पे खड़ा हो गया मैं।
लेकिन खड़ा होके मैं इस तरीके से जब खड़ा हो रहा था, तो जैसे रुकू नमाज के अंदर रुकू की हालत में होते हैं, मैं उसी हालत में अटक गया, मेरे से सीधा ही नहीं होया जा रहा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा दर्द हो रहा कमर में बहुत ज्यादा, यानी कि मैं कुबड़ा हो चुका था उस टाइम पे, मेरे से सीधा नहीं खड़ा होया जा रहा था, बैठा जा रहा था, लेटा भी जा रहा था, लेकिन अगर मैं पैरों पे खड़ा होना चाहूँ या बिल्कुल इस तरीके से झुक गया था बिल्कुल। इंटरनली कहीं ना कहीं इंजरी हुई थी। हाँ, फिर वो उन्होंने देखा कि भाई इस तरीके से कुबड़ा होके चल रही है, तो उन्होंने मेरे मामू को फोन करा। अच्छा, मामू मेरे उसी मदरसे से फारिग थे, हाफिज थे, तो उन्होंने मामू को फोन करा कि जी ऐसी ऐसी बात है और इस तरीके से हो गया। 20 मिनट के अंदर वो भी इतना घबरा गए थे, तो 20 उन्होंने सब काम वाम छोड़ के 20 मिनट के अंदर वो मदरसे आ गए। वो मदरसे आके मेरे पास आके, क्या करा तूने, ये क्यों करा, ये क्यों करा? तो मैं रोया, जाहिर सी बात है भाई, बहुत रोया उनके आगे कि मैंने बोला था कि मैं नहीं रह सकता इस तरीके से, ये वो, तो उनको भी बहुत रोना आया, मेरे गले लग के बहुत रोए। तो उनके दिमाग में भाई हकीकत में इसके साथ में बहुत ज्यादा जो है मेंटली उसको टॉर्चर करा जा रहा था। और कहीं ना कहीं देखा जाए वो उस वक्त से जैसे आप गुजर रहे थे, आपने बताया वो वहीं से निकले थे, तो उनके साथ हुआ हो? नहीं, वो असल में माशाल्लाह जो थे, उन्होंने जो है ना, जहाँ पे इस मदरसे में जो वक्त गुजारा था, तो वो हर मदरसे में नहीं होता होगा ऐसा, जाहिर सी बात है, हर मदरसे में इस तरीके से उन्होंने देवबंद से फारिग थे माशाल्लाह। वो यहाँ जो उन्होंने पढ़ा था वो अच्छी खासी उम्र थी उनकी, वो मेरे ख्याल से 23-24 साल के थे। वो यहाँ पे किरात के लिए आए थे, किरात का कोर्स करने के लिए आए थे, तो जब वो बड़े थे काफी, तो उनके साथ ये सब नहीं हुआ। अच्छा, और देवबंद के अंदर इस तरीके का माहौल नहीं होगा, वहां पे सब अच्छा होगा। देखो, सिचुएशन खराब होती है, लोग खराब होते हैं, मदरसा ये तो तालीम के लिए ही बना है, अच्छी तालीम होती है, सारी चीजें अच्छा होता है सब कुछ, लेकिन वहां के लोग, बच्चे खराब थे, कुछ लोग खराब थे, ये था। तो इस वजह से ये हुआ था। अच्छा नाशिद भाई, इस स्कूल की जर्नी के बारे में तो आपने बता ही दिया, स्कूल के बाद की लाइफ क्या है आपकी? स्कूल के बाद यही था, मदरसे था, मदरसे के बाद सुसाइड, ये मतलब यही कर लिया था, गलती थी यार, नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर लिया। उसके बाद फिर घर गया तो ये अरबिन हॉस्पिटल में दिखाया, तो पता चला वो रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है, इस वजह से मैं जो है कुबड़ा हो गया था। तो 2-4 महीने का रेस्ट बताया, बेड रेस्ट, खड़ा भी नहीं हो सकता। अच्छा, आप ये देखो, मैं जो, एक माँ ही होती है जो ये सब कर सकती है, मैं बड़ा था, जाहिर सी बात है, तो हमारा एक ही कमरा था, तो टॉयलेट वगैरह या फिर सारी चीजें मेरे को बेड पे ही करनी पड़ती थी, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो हमारे वालिद साहब भी मतलब उकता जाते थे कि यार कमरे में बदबू, ये सब चीजें बहुत मतलब हो जाते थे, क्योंकि यार दिन भर काम कर रहा है रात को, अब मेरे को हाजत हो गई या कुछ हो गई। तो आप ये देखो, उस टाइम पे भी मेरी माँ ने ये सब चीजें करी हैं मेरे लिए, और एक माँ ही कर सकती है ये, किसी में मतलब किसी में नहीं होता यार जज्बा, भाई हो या दोस्त हो, हर बंदा उकता जाता है कि यार ये क्या है, मैं क्यों करूं, ये क्यों करूं। लेकिन एक माँ, वो माँ ही थी, उन्होंने मतलब इस चीज के लिए वो मेरे को कभी वो भी नहीं करा कि मैं ये कर रही हूँ या फिर परेशानी दिखाई या कुछ करी, मेरी इतनी खिदमत करी है, जबकि मैं इतना बड़ा था, जवानी था। सच में माँ एक ऐसा रिश्ता है जो खुद तकलीफ में रह के अपने बच्चे की तकलीफ को खत्म कर सकती है। तो हाँ, बस ये मदरसे, फिर मैं जब अपने पैरों पे जब खड़ा हुआ 2-4 महीने बाद, तो ऐसा लग रहा था जैसे नए बच्चा नहीं होता, पैर चलता, लड़खड़ा रहा था मैं चलने के लिए। फिर उसके लिए रिकवर होते रहिए, फिर मैंने कहा भाई मुझे काम करना है, पढ़ाई खत्म ही करनी है, पढ़ाई करनी ही नहीं है, तो फिर बस काम में लग गए थे। स्क्वायर पार्ट्स का काम है आपका? हाँ, तुम्हारे बारे में तो मेरे को खैर काफी चीजें पता है, व्यूवर्स को बता रहे हैं हम तो। हाँ भाई, पता तो सब है तुम्हें। अच्छा नाशिद भाई, लाइफ का सबसे सैडेस्ट मोमेंट जिसमें सब, जिसको सोच के आज भी रोना आ जाता हो, या किसी भी मोमेंट में हो आपको उस चीज का ख्याल आ जाए, तो सबसे ज्यादा बुरा किस चीज को लेके लगता है, या सबसे ज्यादा मन उदास किस चीज को लेके हो जाता है? कोई ऐसा पल, कोई ऐसा मोमेंट? सबसे ज्यादा, अगर मैं किसी चीज से बहुत ज्यादा उदास हो जाता हूँ या फिर मेरे अंदर से बहुत ज्यादा दिल रोता है, तो वो मेरी बहन की जो डेथ हुई है उसको लेके ही होता है। आपकी सगी बहन? हाँ, छोटी बहन थी, और उससे पहले मेरे भाई का भी इंतकाल हो चुका था। हम 2 भाई 1 बहन थे, जिसमें से एक भाई का इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद बहन का भी इंतकाल हो गया। तो सबसे ज्यादा तो वही सैड मोमेंट है मेरे लिए। अभी बस आप एक अकेले ही हो हाँ। अपने मम्मी पापा के साथ? हाँ। आपका कोई सगा भाई बहन नहीं है? नहीं, तो दो ही थे, एक भाई था, एक बहन थी। तो ये कैसे हुआ, क्या मतलब कुछ बताना चाहेंगे? कैसे हो, यही
माशाल्लाह ठीक थी, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी, घरेलू किस्म की थी। उसको मतलब कि आजकल की लड़कियों को थोड़ा फैशन लेवल होती है या फिर घूमने फिरने का शौक होता है। बहुत सीधी थी वो, और शरीफ, निहायत ही शरीफ दुनिया की, मतलब इतनी तमीज भी नहीं थी, छोटी ही थी, 15-16 साल की। तो अच्छा, उसको पढ़ने का बहुत शौक था और मैं पढ़ा नहीं था, मैं काम में लग गया था। तो मेरा था दिल में कि इसको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, पढ़ेगी इंशाल्लाह, कॉलेज करेगी, सब चीज़ें थी दिमाग में, सब चीज़ें कर रही थी। 12th कर क्लियर करी है उसने, उसी बीमारी में। उसको एक बीमारी हो गई थी, उसको लंग लंग इन्फेक्शन हो गया था, उसके फेफड़े खराब हो रहे थे, तो उसको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो लेकिन उसके अच्छा, जब ये स्टार्ट हुई, उसकी दवाई वगैरह हमने स्टार्ट कर दी थी, डॉक्टर को दिखाना शुरू कर दिया था। तो उसके बीच में इसके 12th के एग्जाम आ गए। तो हमने मना करा कि बेटा अभी मत करो इस चीज़ को, अभी कर लेना, बाद में माशाल्लाह ठीक हो जाओगी, कर लेना, अभी दिक्कत है, खामा परेशानी होगी, सब चीज़ें। लेकिन वो उस चीज़ पर अड़ गए कि नहीं। असल में माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी थी, तो अपनी बीमारी के बारे में गूगल वगैरह पे, यूट्यूब पे सर्च करती रहती थी कि इसका क्या है, कुछ इलाज है या नहीं है, या फिर इसको ठीक कर सकते हैं या नहीं। तो उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का मालूम था कि यार ये ठीक नहीं हो सकती। तो हमें भी इस चीज़ का था एहसास, लेकिन हम अपनी मेहनत पूरी करना चाहते थे कि यार हम जद्दोजहद कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की उम्मीद से, अल्लाह पे भरोसा था कि अल्लाह चाहे तो मुर्दे में भी जान डाल सकता है। तो उसको था मैं नहीं 12th करूंगी, उसने जिद कर ली। तो उसी हालत के अंदर, वो उसको पंप वगैरह दे रखा था, सारी चीज़ें थी, उसी हालत के अंदर मैं उसको स्कूल लेके गया। स्कूल में उन्होंने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम इसी तरीके से, एक एग्ज़ाम तो ऐसा होता नहीं है बार बार, इंग्लिश हिंदी सब इस तरीके से उसका एग्ज़ाम वगैरह हमने क्लियर करवाए, माशाल्लाह उसमें पास भी हो गई। और बाकायदा जब स्कूल के, जब उसकी मतलब स्कूल में, फिर हमने यार थोड़ा सा ना, मैं उसकी जब बात होती है ना यार, मैं बहुत ज्यादा वो हो जाता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा फेज था मेरी जिंदगी का कि उसको मैं कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि मेरी बहुत लाडली थी वो। लड़ते रहते थे, खेलते थे, हमें उसको बहुत छेड़ता था, हंसी मजाक करते थे, सब चीजें थी उसके लिए, काफी चीजें सोच रखी थी, सब चीजें थी। लेकिन वो जो है अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। हमने बहुत कोशिश करी, रातों को स्कूल, क्या नाम है, उसको जो है हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, कई बार उसकी हालत खराब हो जाती थी, बहुत चीजें हो जाती थी। और आखिरी में वो निज़ाम, ये क्या नाम है उधर, एक हॉस्पिटल है, दो भाई का हॉस्पिटल है, हाथी दो हाथी हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन के लिए था वो। आखिरी में वहाँ लेके गए तो उसको, तो वहीं पे फिर उसको आईसीयू में रखा। हालत बहुत, मतलब बुतेरी कोशिश करी, ऑक्सीजन सिलेंडर रातों को ले लेके जा रहा हूँ, ऑक्सीजन खत्म हो गया, गूगल पर सर्च कर रहा हूँ कहीं ऑक्सीजन गैस मिल जाए, 700-800 की, 1000 रुपए की मिल रही है, कोई बात नहीं करना है, फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा वो हो रहा था। मतलब ये है स्ट्रगल, तो मतलब बहुत बहुत रहा है, और जिंदगी के अंदर ना दर्द भी बहुत रहा है। वो तो आपकी आंखों से ही झलक रहा है। तो बस ये उसका जब, जिस वो, एक तो वो तारीख दिमाग से नहीं निकलती, 9 तारीख, जिस दिन उसकी डेथ हुई, उससे एक दिन रात को ही मैं हॉस्पिटल में ही था। घर सबने कहा तू पूरी रात हो गई तेरे को, तू घर चला जा, आराम कर ले, रात में ही। मैं घर आया, पूरी रात मेरे को इतनी बेचैनी रही, एक सेकंड भी मैं सो नहीं पाया। और सुबह ही होते ही मैं निकल गया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, घर नाने के रुका था मैं, नानी के, तो मैंने कहा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। नाना भी देख के तेरी पूरी रात बेटा थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर लो, नींद ही नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी बहुत ज्यादा। तो मैं निकल गया यहाँ से। अच्छा दूर था वो, एक घंटे का रास्ता है, वो स्कूटी से जा रहा था मैं वहां पे। आधे रास्ते ही पहुंचा था, वहां से फोन आ गया कि भाई आ जा तू, नाचित तू कहाँ पर है, अम्मी का फोन आया था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही। तो मैं घबरा तो वैसे ही रहा था, हाथ पैर भी लरसने लगे थे उस टाइम पे गाड़ी चलाते में। बहरहाल मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अम्मी पापा सब बैठे हुए थे, कहने लगे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। पता नहीं क्या हुआ, मुझसे रहा नहीं गया, आईसीयू में एंट्री नहीं देते, लेकिन मैं जबरदस्ती अंदर चला गया आईसीयू के रूम के अंदर। अब वहां देखा तो उसकी सांसें, मतलब उस ऑक्सीजन मास्क हटा रखा था उन्होंने, और उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। तो मैं बहुत ज्यादा ना वहां पे पैनिक हो गया था कि मैं डॉक्टरों पे चिल्लाने लगा, भाई ये क्यों हटाया है, उसको ऑक्सीजन कैसे आएगा, उसको तुम्हें पता ही है ऑक्सीजन कैसे लेगी, उसको लगाओ, ये करो। तो फिर वो मेरे को पकड़े में ऑक्सीजन उसका लगाने लगा। तो वो आखिरी सांसें अपनी ले रही थी, तो मैं उसको ऑक्सीजन लगाने लगा कि भाई तुमने क्या, उसको क्या कर रखा है ये वो, इसको करो। तो कहने लगे आप बाहर जाओ,
आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ करके उन्होंने मेरे को बाहर कर दिया। उस टाइम में मैं इतना मतलब इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ था मेरा, ना मेरे आंखों में आंसू, ना मेरे मुंह से कोई अल्फाज निकल रहा, इतना मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद एक जगह पे बैठ गया, सब मुझसे अम्मी पापा क्या हुआ, क्या क्या हो गया, उनको नहीं मालूम था कि क्या हुआ है। तो इन्होंने मेरे से पूछना चालू कर दिया कि क्या हो गया, क्या बताया इन्होंने, क्या बात हो गई। मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे और ना मेरी आंखों में आंसू थे उस टाइम पे। मैं पता नहीं जोन आउट हो गया था, क्या था मेरा, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं ऐसे बैठा रहा, कोई किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अम्मी ने मुझे अम्मी रोने लग गई, मेरे को गले लगाया। मेरी खाला भी थी वहां पे, उन्होंने मेरे को गले लगाया, रोई वो बहुत। लेकिन मेरे को ना रोना आ रहा था, ना मेरे को, मेरे मुंह से कुछ अल्फाज निकल रहे थे, कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर डॉक्टर आए, जब उन्होंने बताया तो फिर जाहिर सी बात है, माँ का तो दिल होता है। अम्मी बहुत ज्यादा वो बिलक गई बहुत ज्यादा कि मेरी बच्ची करके, और बहुत रोई, सब रोना, लेकिन मेरे आंखों से आंसू ही नहीं निकल रहे थे। इधर सब लेटी हुई है, मतलब अम्मी, उनको संभाल रहे हैं लोग, मामू हैं, सब चीजें हैं, सब उनको संभाल रहा है। मैं बैठा हूँ एक तरफ, उनको रोते हुए देख रहा हूँ, बिल्कुल जोन आउट। मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये हुआ क्या मेरे को, मतलब शायद मैं उस चीज को ना मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये हो चुका है। मेरी बहन मेरे को छोड़ के, मेरे को ना एक्सेप्ट नहीं हो रही थी ये चीज। और मैं बिल्कुल सुन में, अम्मी रो रही है, पापा रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन वो चीज मेरे को ना एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। काफी देर बाद, आधे घंटे बाद, एक मैं ऐसे ही बैठा रहा उसी जगह पे। तो फिर क्या नाम है, मामू को मेरी चिंता हुई कि इसको ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये इस तरीके से क्यों है, बिल्कुल खामोश, इस तरीके से क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा। मामू आए, मामू ने मेरे को झंझोड़ दिया, झंझोड़ के मामू ने मेरा थप्पड़ मारा है। और उस थप्पड़ के साथ एकदम से मैं जो फूटा हूँ और मैं जो रोया हूँ गले लग के मामू के अपने। और लेकिन मेरे को ये था कि जब उसकी ये कंडीशन थी, तो मैं अपने दिल को तसल्ली देता था कि मुझ जिंदगी अल्लाह के हाथ में, अगर उसकी, अल्लाह को यही मंजूर है तो हम अल्लाह की कुदरत के आगे कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ताला हमें सब्र दे। मेरे दिल दिमाग में यही था। लेकिन जब ये चीज मेरे साथ हुई और मैंने उस चीज को फेस करा, वाकई में यार नहीं होती बर्दाश्त, सोचने में और होने में बहुत फर्क। नहीं होता, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था वो पल, वो चीज मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, और आज भी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो बहुत क्लोज थी मेरे। चाहे वो लड़ाई झगड़े का था, कैसी भी, वो भी मेरी शिकायतें करती रहती थी, लड़ती रहती थी, या फिर हमारी बनती नहीं थी, हम एक दूसरे को छेड़ते, छेड़म छाड़ी, लेकिन वो वही प्यार था मेरे लिए, उसके लिए। और वो सब चीजें, अब फिर मेरे साथ मेरी माँ का बाप का गम है। पहले एक बड़ा बेटा गया, फिर उसके बाद छोटी बेटी गई। अब नहीं, उनके दर्द का अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता। तो यही एक मेरी लाइफ का ऐसा फेज है। चलिए खैर, इस टॉपिक को ऑफ कर दें, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इमोशनल आप भी हो गए और सुहान भाई भी हो गए, क्योंकि आपके काफी क्लोज फ्रेंड हैं, भाई हैं आप दोनों। जैसे मैंने आप लोग की बॉन्डिंग सुनी है, और आपके पीठ पीछे भी आपके बारे में कोई बात होती है तो पॉजिटिव ही हर पॉइंट निकलता है, नेगेटिव आज तक मैंने कोई बात इनके मुंह से सुनी नहीं। हंसी मजाक जोक्स अपार्ट सब चलते रहते हैं। मतलब ये ना अस्पताल में तो ना लगा रहता था। हाँ, मैंने पहले तो जब अनस मैंने भाई ग्रुप ज्वाइन किया था तो देखता था कि राशिद भाई मिसिंग है, पता लगता था हॉस्पिटल जाए हुए। पहले तो अनस भाई के चक्कर में इतना घूमा, उनको लेके जाता था गोदियों में, गाड़ियों पे। फिर उसके बाद ही बा भाई की डेट तो मेरे हाथों में हुई थी। उनको डॉक्टर किया, एकदम हालत खराब हुई घर पे, डॉक्टर किया, मैं गोद में ही लेके जाता था उन्हें, चल नहीं सकते थे, हैंडीकैप थे वो, चल नहीं सकते थे। फिर उसके बाद उनको भी यही दिक्कत हुई थी, ऑक्सीजन की, सांस लेने में फेफड़े इन्फेक्शन हो गए थे। तो उनको मैं गोद में ही लेके जा रहा था। डॉक्टर के दिखाया, उन्होंने कहा इसकी हालत बहुत खराब है, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। रक्षा के अंदर अम्मी, मैं, सिलेंडर भी साथ में होता था, ऑक्सीजन सिलेंडर। एक एक हाथ में जो है, अम्मी सिलेंडर पकड़ती थी भाई, कई बार ऑक्सीजन लगा हुआ है और हम दोनों ऐसे चलते थे कि पाइप ना खिंच जाए। तो मैंने अनस भाई को गोद में ले लिया, अम्मी ने सिलेंडर उठा लिया या पापा ने उठा लिया, इस तरीके से लेके जाते थे। तो उनकी जो डेथ हुई है ना, वो मेरी गोद में ही हुई है, यानी कि मैं हॉस्पिटल तक लेके पहुंचा था उन्हें, और मेरे हाथ गोद में थे वो, और उन्होंने दम तोड़ दिया था। खैर को हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने थोड़ी देर कोशिश करी, तो उनका भी इस तरीके से डेथ हो गई थी। यही रहा है भाई। परेशानियां तो बहुत फेस करी है। ये अल्लाह पाक आपके भाई को और बहन को
जन्नत अता करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। थोड़ा इमोशनल हो गए जुहान भाई भी आपकी बात सुनकर। क्योंकि इसने मेरे को देखा है, वो सारी सिचुएशन, वो सारी चीज़ें इसने मेरे को, क्योंकि हम इतने सालों से साथ में हैं, तो इसने एक एक चीज़ मेरी देखी है, इसने महसूस करी है साथ में रह के, तो इस वजह से वो मेरे से ज़्यादा इमोशनल ये हो रहा है। अच्छा नाशिद भाई, आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? माँ, अम्मी है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर मैं अपनी लाइफ में अगर किसी को मानता हूँ तो अपनी अम्मी को ही मानता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रांग लेडी है। अपनी बात रखना, लोगों के आगे अपनी बात मनवाना, और एक अच्छी माशाल्लाह, अब लोग बाग कहते हैं कि भाई तुम्हारी परवरिश अच्छी करी है उन्होंने। देखो ना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं कि मेरे को प्राइवेट में पढ़ा सके, और जाहिर सी बात है पापा ने भी माशाल्लाह पढ़ाई, उनको ये था कि मैंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी तो मेरा बच्चा इस काबिल बने कि लोग बाग के हाँ भाई ये जो है गयासुद्दीन का लड़का है। तो उनको ये था, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी है, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश मेरी माँ ने करी है मेरे को पढ़ाने के लिए, हर चीज के लिए, मेरे को एक किसी काबिल बनाने के लिए। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन तो मेरी माँ ही है मेरी लाइफ में। अच्छा नाशिद भाई, थोड़ा इन सैड मोमेंट से, हर चीज़ से बाहर आते हैं ताकि थोड़ा माहौल अच्छा हो। आपकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहा है? जैसे कभी भी याद आ जाए तो खुशी हो जाती है उस चीज़ को सोच के, या हंसी निकल आती है? जब मैं इसको मिला था। हैप्पीएस्ट मोमेंट लाइफ का, जब मेरा रिश्ता लगा था, मंगनी हुई थी। यार वो हैप्पीनेस कहाँ से हो सकती है यार? भाई बहुत हैप्पीनेस थी उसमें, क्योंकि ओ यकीन नहीं होता ना कि मेरे जैसे बंदे को इतनी अच्छी लड़की मिल जाएगी। अच्छा अच्छा है अच्छा, ये तो उस साइड से खुशी हो गई ना। एक मिनट, मेरे को तो बताइए भाई, देख। लेकिन तू इन सबको बता दे, अरेंज मैरिज हो रही है तेरी, लव मैरिज हो रही है? अरेंज ही है भाई, लव मैरिज कहाँ होगी। नहीं यार, जहाँ तक मैं गैस पर कर पा रहा हूँ जुहान भाई, अरेंज मैरिज तो नहीं है। अरेंज मैरिज है भाई। हम सब दोस्तों को ऐसा लगता था कि ग्रुप में कोई भी अरेंज कर ले, लेकिन नाशिद लव मैरिज करेगा। ओह, इसको देख के, क्योंकि गर्लफ्रेंड वगैरह तो भाई की बहुत रही है या नहीं? हाँ भाई रही है भाई, गलत क्या है यार, होती है, होता है, एक फेज होता है। उस टाइम में टिकटॉक का टाइम, वो कलर बाल छपरी बने हुए थे, दानिश जैन की कॉपी करते थे भाई, तो उस टाइम में थी, बहुत रही है। छोड़ो यार, सब निकल गए उससे तो। अब तो रिश्ता लग गया। इसको बहुत सुधारा है मैंने, रातों को बैठ के मैंने समझाया कि भाई ये गलत चीजें छोड़। तो दिन में टाइम नहीं मिलता था? नहीं, क्योंकि दिन में हम काम पे होते थे। इसको समझा, देख मेरे को, देख मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझसे कुछ सीख। और ये जब की बात कर रहा है ना, जब तो इसको खुद को अकल नहीं थी। समझाएगा क्या? अच्छा, अब लाइफ कैसी चल रही है? एक पहले था कि स्कूल के बाद काम शुरू किया, अब सक्सेसफुल फील करते हो? अभी नहीं करता, क्योंकि मेरा एक एम है। देखो, हमारा किराए का था घर, मतलब वो पुराने किराएदारी का जो होता है घर, तो वो मतलब अपना तो था ही नहीं। तो पापा भी नौकरी पे थे, 10-15 हजार की सैलरी उनकी थी, तो उसमें तो वो परिवार चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कर्जदारी, ये वो सब चीजें, मतलब बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल रहा है। तो जब ये हिबा, मेरी बहन का जो हिबा नाम था, तो जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसके लिए हम संगम विहार जो है शिफ्ट हो गए थे, यहाँ से छोड़ के। हम वहाँ पे भी किराए पे ही गए थे उस टाइम। अच्छा, मैंने क्या नाम है, मोटर पार्ट्स का काम स्टार्ट कर ही रखा था, मैंने अपना ही काम करा है। काम करना, माल खरीदना बेचना, खरीदो फरोख्त का कारोबार था। माल खरीदा, बेच दिया, उसमें प्रॉफिट हो गया, वो रख लिया। तो इस तरीके से काम को स्टार्ट मैंने कर दिया था। धीरे 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 बढ़ते रहे आगे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया था, काम कमाने लगे थे पैसे। तो संगम विहार शिफ्ट हो गए, वहाँ किराए पे शिफ्ट हुए थे। तो लेकिन अच्छा, वो जो अब घर ले रहे हैं हम अपना, उसके वो भी था ही नहीं हमारा कुछ भी, क्योंकि जब हम संगम विहार गए तो 50,000 उधार लेके गए थे। इतने भी पैसे नहीं थे कि इतने ही मतलब हो 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए हमारी जेब के अंदर कि हम कुछ कर लें। तो जब हम वहां गए तो 50,000 उधार ही लेके गए थे किसी से। तो वहां हम किराए पे गए थे। तो अच्छा, जो हमारे मकान मालिक थे, 1 साल 5-6 महीने रहने के बाद उन्होंने कहा भाई खाली कर दो। अच्छा, हमने वो घर देखा था ताकि हिबा को जो है कंफर्टेबल रह चुके, आबो हवा अच्छी हो, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत थोड़ा सा
इन्वायरमेंट वहाँ का अच्छा हो, तो अपने उस हिसाब से वो घर अच्छा लगा था। मैं अच्छा, उसको भी बहुत पसंद आया था। काफी थोड़ा बड़ा घर था वो, उसको अच्छा लगता था इधर बैठ जाना, गैलरी में बैठ जाना धूप में, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा सा बहुत कंफर्टेबल हो गई थी वो वहां जाते ही, उसको बहुत पसंद आया था घर वो। तो अब उन्होंने बोला, हमारे मकान मालिक ने कहा इसको खाली कर दो, मुझे बेचना है इसको, मेरे को पैसे मिल रहे हैं। तो अब हमने फिर और कहीं घर देखा, सब चीजें। तो मतलब जो मेरी बहन थी उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि अम्मी तुम इस घर को अपनी तरफ कर लो, इस घर को कर लो। हम कहते थे बेटा नहीं हो पाएगा, तुझे पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम कर लेंगे या फिर ऐसा कुछ। लेकिन हॉस्पिटल में भी उसने, जब आखिरी स्टेज चल रही थी, अब उससे बात बात होती थी, तो उसका ये था कि अम्मी तुम मेरे पे मत लगाओ पैसे, लेकिन उस घर को अपनी तरफ कर लो, मेरे को वो घर बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब दिमाग में फिर ये आ गया था कि अब इसको करना है। अम्मी से मेरी यही बात होती कि हाँ भाई इस घर को अपनी तरफ ही करना है। तो हमने कोशिश करते रहिए। फिर मैंने कमेटी वगैरह डलती हैं, वो सब चीज़ें करी, मेहनत करी, सब चीज़ें उनसे बात करी हम। अच्छा, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको क्या नाम है नेकी दे। उन्होंने, जो हमारे मकान मालिक थे, उन्होंने हमारी जब बहन की कंडीशन के बारे में सुना, तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं बेचूंगा नहीं, तुम रहो किराए पे, कोई मसला नहीं है। और हमने बात की, हम जो तुम्हें इंस्टॉलमेंट में देंगे पैसे, जैसे 5 लाख दे देंगे, फिर 1 साल बाद दे देंगे, फिर 1 साल बाद, ऐसे करके, और किराया हम तुम्हें देते रहेंगे। तो उस चीज पे वो राजी हो गए। उनकी बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर कि वो उस चीज के लिए राजी हो गए, वरना बंदे कहते हैं भाई अल्लाह की तरफ से मदद है तुम्हें, वरना आज तक हमने इस तरीके से कभी कोई घर बेचते या खरीदते नहीं देखा। आज तक की भी बात तो अगर छोड़ी जाए तो आज के दौर में तो नहीं है। आज के दौर में बंदे को यार जैसा मिल रहा है टाइम पैसे चल के, रहा है, जैसा माहौल चल रहा है, हाँ उसको पॉसिबल ही उसी नहीं है। अच्छा, वो ये भी नहीं कह रहा कि भाई जब अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं 2-3 लाख बढ़ के लूंगा, वो कह रहा है इतने का ही देना है, लेकिन तो तुम मेरे को किराया देते हो वो देते रहना। जैसे ये सच में ही नाशिद भाई, ये तो अल्लाह की तरफ से ही मदद थी, फरिश्ता साबित हुआ वो बंदा। बात तो ये हो गई। खैर, जब हमने फिर घर की बात कर ली थी, तो हम उसी घर में रही है, घर में उसमें रही है। तो फिर बहन की डेथ हो गई, लेकिन दिल में रही यार, बहन ने बोला था ना, अब कुछ भी कर लूं मैं, लग गई। वो मेरे दिल पे लग गई कि मेरे को यही घर पे, फिर बाद में ये हुई कि यार अब जरूरत नहीं है, कोई दूसरा ले लो, सस्ता मिल रहा है घर, चाहे ये तो महंगा पड़ रहा है, इतना बजट नहीं है, ऐसा कर लो दूसरा। लेकिन जब जब मेरे को वो कोई ऐसे बात करता था ना, मुझे गुस्सा आता था कि मैं नहीं भाई, मेरे को यही चाहिए, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, मैं दिन रात मेहनत करूं या कुछ भी कर लूंगा मैं, मेरे को हिबा ने जो घर बोला है ना, मेरे को यही लेना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सामने वो हो चुका है। एक माइंड में छोटा सा गोल बना लिया कि यही करना है। यही करना है। अब ये है कि अब क्योंकि क्या नाम है, कारोबार में इतना मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि घर करना था, तो अब माशाल्लाह घर हो जाए, मतलब हो ही गया, 1-2 महीने के बाद हमारी आखिरी इंस्टॉलमेंट उनके हो जाएगी इंशाल्लाह। तो घर वो अपनी तरफ ही हो जाएगा, और बाकी उसके बाद फिर हम दावत भी लेंगे भाई। हाँ इंशाल्लाह दावत देंगे तुम्हें। राशिद भाई अब तो शादी वादी की तारीख वगैरह फिक्स? शादी यार वो बस हो जाती, शादी भी कर ही लेते, लेकिन अब ये है कि घर करना था, क्योंकि एक जिद थी और बहन की ख्वाहिश भी थी आखिरी वही कि इसको घर को कर, भाई घर भी कर लो अपनी तरफ, घर ले लो तुम। और हम खुद छोटे से घर से गए थे यहाँ से, तो हमारा भी दिल था कि यार घर होना चाहिए अपना, बहन की भी ख्वाहिश थी, तो उस जिद के अंदर हम लगे लगे रहिए, वरना तो शादी कर लेते। अब सारा जब इन्वेस्टमेंट घर की तरफ हो गई, तो इस वजह से शादी जो है डिले होते गई। अब ये है 1-2 साल इंशाल्लाह जो है इसका थोड़ा सा जो है उधार सुधार का ये सब निपटा के उसके बाद शादी ही है, और तुम ही नाचोगे सबसे ज्यादा मुझे। बिल्कुल भाई, जब ये यहाँ पे गली सितारा वाले घर में रहते थे, तो 10-12-15 गज का वो होगा रूम जिसमें तुम सोते थे, 4 जने रहते थे। ये होता था यार, कोई मेहमान आ जाता था, कोई लोग आ जाते थे, तो थोड़ा अम्मी अनकंफर्टेबल आते थे यार, वो खुद हो जाते थे कि यार बैठेंगे कहाँ, ये सब चीजें। तो मतलब बहुत छोटा घर था भाई। और अब माशाल्लाह 3 कमरों का। हाँ अल्लाह का शुक्र है साने भाई, अल्लाह ताला ने नवाजा है। अच्छा नाशिद भाई, ये सवाल है दोस्ती के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, आपका बेस्ट फ्रेंड लाइफ में है कौन? बेस्ट परफेक्ट नहीं, सिर्फ बेस्ट। मेरे देखो दोस्त तो माशाल्लाह हमारा तुम जानते ही हो, ग्रुप है, काफी बड़ा ग्रुप है, सारे अजीज हैं दिल के, सबसे किसी से कुछ हंसी मजाक है, किसी से कुछ दिल की बात है, किसी से कुछ है। लेकिन अगर मैं कोई अपनी पर्सनल बात या फिर अपनी कोई भी पर्सनल चीज या फिर मेरा रोना या फिर मेरा गम गुस्सा, मतलब कि किसी के सामने नहीं कर पाता,
एक ही बंदा होता है जिसके सामने खुल के कर सकता है वो सारी चीजें, तो वो अफशान ही है। वो अफशान भाई ही वो है ही ऐसे, इसी चीज के लिए बने हैं। मेरे को लगता है उनसे दोस्ती इसीलिए हुई है। काफी लोगों का बेस्ट फ्रेंड ही है वो। मतलब अगर ये होगा तो ये पूरे ग्रुप में नहीं बता पाएगा। एक ही बंदा है। अब हमें पता है कि हाँ वो ही एक बंदा है जो हमारी सिचुएशन को समझ लेगा, सकता है। क्योंकि और आराम से बेफिक्र होके बैठे रहे। देखो बचपन के दोस्त असल में हमारा ये आ रही है ना, जो बचपन से ही हम साथ में है ना, हमारे दिल उनसे ही मिलते हैं। और बाकी दुआ सलाम सबसे होती है, दोस्ती याराना सबसे ही है, बातचीत सबसे होती है, घूमना फिरना भी होता है, लेकिन एक जो दिल होता है ना यार, ये होना चाहिए। यहाँ पे हम मनाली आ रहा है तो यार ये होना चाहिए। मैं मनाली चला गया, मैं इसको फोन कर रहा हूँ, यार दिल नहीं लग रही है, पहले तुझसे गया था, चला चल आ जाता, आ जा, अब भी आ जा, बस मैं आ जा, कोई बात नहीं। मैं इससे कह रहा हूँ क्योंकि यार टिकट भेज देंगे, आ जा। भाई उस टाइम मेरा कुछ काम का मसला था, ये जान नहीं पाया, फिर चला गया, पछताया जाके। अच्छा नाशिद भाई, बेस्ट फ्रेंड को लेके, परफेक्ट फ्रेंड्स को लेके, पूरे फ्रेंड सर्कल को लेके एक्सपीरियंस क्या रहा कि दोस्ती कितनी अच्छी होती है, कहाँ तक अच्छी होती है, कहाँ तक बुरी होती है? बुरी तो मेरे ख्याल से कहीं साबित नहीं होती होगी, ये तो बंदे पे डिपेंड है कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम 7-8 बंदे हैं, जो हम बिल्कुल छोटी सी उम्र से, जब अकल भी नहीं थी ना, हमारी जेब में पैसे ही भी नहीं थे, पैसों का कोई मसला ही नहीं था, वो बस पहनना ओढ़ना घूमना फिरना, चाहे मेरे पास है तो मैंने खर्च कर दिए, इसके पास है तो इसने खर्च कर दिए, और एक टेर मेर कुछ भी नहीं थी। जो हम बचपन से साथ में, तो उनसे अब भी चाहे हमारी लड़ाई भी हो जाए या कुछ भी बात हो जाए, 2 दिन बाद हम हंस के बोलते हैं, हंस के हंसी मजाक, और तुम्हें तो मालूम है किस लेवल का मजाक होता है। और सबसे सबसे पता है, भाई कपड़े एक फट हंसी जाते की हैं। बात बताऊं, ये पता है क्या हरकत करता है? पहले तो ये बुरी तरीके से लड़ लेगा, खूब गालियां वाली दे लेगा, सब कुछ कर लेगा। 12 साढ़े 12 बजे के बाद जब ये घर पे लेटे हुए होते हैं, स्टोरियां मेंशन हो रही होती है, स्टोरी लगा देगा यार गलत स्टोरी लिख के, और ओह। गाने वगैरह लगेगा। अब हम साथ अजूबे इस दुनिया में। भाई गाने लगा रखा होगा, मेनू मेरा यार मोड़ दो, तो यहाँ पे माँ मेरे लग करके चले मैंने तो उसको कितनी बार मरता हुआ इमेजिन कर दिया। भाई पता है क्या होता है, गाड़ी चला रहा है स्कूटी में, एकदम यार गाड़ी चला रही है वो मोहित, दिमाग में मोहित का एक्सीडेंट हो गया, मैं भागा हुआ जा रहा हूँ, और मतलब दिमाग में यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरा क्या रिएक्शन होगा, मैं रोऊंगा, मैं कहूंगा भाई उठ, पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, मैनू मेरे यार मोड़ दो, ओ ले लो पैसा, ओ ले लो प्यार, भाई दिमाग में ये सब चीजें चलती है भाई। मैंने भी कितनी दफा ऐसा देखा है कि गाड़ी वाड़ी चलाते हुए या रात को सोते हुए गाने वगैरह सुन के सोते, इमेजिन हो जाती चीजें। अब क्या बंदियों को लेके रोए, सेठ गाने सुन के ये वाला गाने लगा दे, कहीं बेताब भाई को लेटा हुआ देख लिया, मैं हिला रहा हूँ, बड़े पापा उठ क्यों नहीं रहे, बेटा ये गया अब नहीं आएगा भाई वो सारी। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम जो बचपन के साथ में है ना, हम जो नए बंदे मिलते हैं ग्रुप में आ जाते हैं, फिर बातें मतलब वो दो घुसना चाहते हैं तो, लेकिन उनसे दिल नहीं मिलता, तो समझ गया, उनसे दिल नहीं मिलता। अच्छा अब उनकी गलती है, वो कहते हैं कि जी भाई हम भी हैं, हमें भी समझो, हमें भी बिठाओ, हमें हमारी तो होनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं साले, वो फूट डलवाते हैं। वो बहुत से बंदे आए ऐसे, उन्होंने कोशिश करी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्ताना इतना पक्का है कि हम ना किसी की, हमें मालूम है ये है ना, ये मेरे पीठ पीछे बोल नहीं सकता। अब कोई बंदा मेरा कान भरेगा तो मेरा रिएक्शन ये नहीं होगा कि हाँ उसने करा होगा, मैं फौरन इसको फोन करूंगा, मैं कहूंगा भाई तूने ये वाली बात बोली थी, ये ऐसी बात हुई थी, ये बोलेगा नहीं भाई, बस बात खत्म। ये दोस्ती का सबसे परफेक्ट मोमेंट होता है कि अगर बात को क्लियर कर देना और सामने से पूछना सबसे बेहतरीन पॉइंट। सामने से पूछ लिया, बात ही खत्म हो गई, हमें पता चल गया हाँ भाई वो क्या, अच्छा फिर ये बोलेगा हाँ वो मुझसे भी कह रहा था यार। में सामने से पूछने में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि सामने से आंसर पॉजिटिव आएगा, नहीं भाई ये बात है ही नहीं। अच्छा अभी ये मुझसे कहेगा क्या भाई यार वो तो उस दिन मुझसे भी कह रहा था कि नाशिद ने ये बोला, मैंने तो सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया। अब हमें मालूम चलेगा सामने वाला क्या है, तो हम उसको बंदे को काट देते हैं। वही बेस्ट है भाई, काट देते हैं, हटा देते हैं, जड़ से हटा देते हैं, खत्म। चाहे गाली अभी रिसेंटली भेजा है एक को, छोड़ ली भाई, मैं तो साफ नाम लेता। अबे नहीं छोड़ यार, चल यार, जब वो नहीं चाहता नाम लेना तो क्यों नाम लेना। बस यही है भाई, अब चल रही है, अल्लाह ताला तुम्हारा माशाल्लाह सेटअप भी बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला तुम्हें इस चीज में कामयाब करे। देख अगर मैं फेमस हो गया, हाँ मेरी स्टोरी भाई तेरी दोबारा रीपोस्ट करूंगा मैं। हाँ इंशाल्लाह। नाशिद भाई, जैसे अभी हमने जो भी सब बातें करी, इन सब बातों को लेके
या इन सब एक्सपीरियंसों को लेके कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जिससे वीडियो का ये मोमेंट बेस्ट बन जाए, या कोई ऐसी बात कहना चाहे, कोई मिसाल देना चाहे? जैसे मैं तो देखो ईमानदारी बताऊं तो अपनी जो मेरी लाइफ रही है, या स्कूल ले लो, मदरसा ले लो, उसके बाद घर पे आना, काम करना, फिर बहन भाइयों का खो देना, उनको मैंने खो दिया, या फिर बहुत सारे स्ट्रगल जो भी। मैं तो देखो भाई यही कहना चाहूंगा तुम्हारी ऑडियंस से कि जिंदगी के अंदर सारी चीजें चलती रहती हैं। मतलब आजकल छोटी छोटी बातों पे ना लोग बाग ब्रेकअप के ऊपर, लड़की के ऊपर सुसाइड कर लेते हैं, या फिर घर में कुछ क्लेश हो गया, कुछ हो गया, सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। मैंने भी करी है गलती, लेकिन उस टाइम में बहुत छोटा था। और फिर दूसरा, मेरे को मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा टॉर्चर करा जा रहा था और मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। लेकिन मैं आज कहता हूँ वो बहुत गलत करा है मैंने, वो चीज मेरे को कभी नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं अफसोस करता हूँ उस चीज का, यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यार हम, आपको मालूम, मोहम्मदन मुसलमान है हम, अल्लाह ना करे अगर मेरे को कुछ हो जाता वहां पे, मेरी लाइफ खत्म हो जाती, तो मुझे पता मेरा आखिरत में भी कुछ नहीं था। हराम है हमारे में सुसाइड करना, क्योंकि हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। तो ये है कि भाई जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, किसी के साथ कुछ गलत मत करो और लोगों के साथ अच्छा करो। देखो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती रहती है, तो उससे मुतासिर होके अपने आप को कोसना या फिर अपनी चीजों को, उसको, उस प्रॉब्लम को हल करने की सोचनी चाहिए हमें, कि हमें ये प्रॉब्लम आई है ना, हमें इसको हल करना है, चाहे कुछ भी हो, हमें इसको हल करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई, प्रॉब्लम आती रहती है, जाती रहती है, लाइफ के अंदर बुरे वक्त भी आते हैं, हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। तो उस अच्छे वक्त की तलाश में तुम्हें जिंदा रहना है और लोगों के साथ अच्छा करना है। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल पाओगे। बस मैं यही कहना चाहूंगा। आओगे तो पाओगे, हमारा क्या लेके जाओगे। भाई बहुत अच्छा लगा भाई नाशिद तुमसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मिलते तो हम रोज ही हैं। तुम्हारी ऑडियंस के साथ में पहली बार मिले भाई। इस वीडियो को करते हैं यही एंड, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही आगे जुड़े रहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे। पहले तो 13 कमेंट आए, मैं 13 आएंगे भाई, करते रहो यार, लगे रहो, कुछ नहीं होता भाई, सब इतने ऐसे ही शुरू होते हैं भाई छोटे, इंशाल्लाह। हम छोटे से उम्मीद लगाएंगे ये 13 भी किसी ने तो किए होंगे, मगर उनको 113 बनने में, 1000 बनने में वक्त नहीं लगा। एक दिन लाखों में भी जाएंगे, फॉलोवर्स भी जाएंगे और व्यूज भी जाएंगे इंशाल्लाह। लगे रहोगे, कर देखो, एक चीज को शिद्दत से करते रहो ना, एक दिन आता है ऐसा जब तुम उस चीज में हो जाते हो कामयाब। बीच में वो छोड़ना नहीं है, करते रहो, लगे रहोगे तो करते रहो, मतलब कामयाब होना है एक दिन, दिमाग में भाई होना है, तो बस इंशाल्लाह हो जाओगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। चलिए तो नाशिद भाई वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज टू ऑल एवरीवन। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हुजैफ भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं? ये पागल है, ये भाई, ये तो पागल है। इसको मुझे जो बोलना होता है मैं तो बोल के रहता हूँ। क्यों? आप लोग को पता है ना भाई, कटेगी, कटती रहे, कोई बात नहीं। काट दियो चाहे, कोई बात पूरी नहीं। रहेगी, ये बेफिक्र हो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है नाशिद भाई, आई लव यू सो मच।